बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान और आज हम इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नियोप्लेजिया पैथोलॉजी का टॉपिक है और बड़ा ही मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को जब रोबिन्स बेसिस से जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा ही लेंथी चैप्टर है इसका, काफ़ी इसके अंदर टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर इसका हमें इंट्रोडक्शन का समझ में आ जाए कि नियोप्लेजिया क्या है और थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हमें समझ में आ जाएँ, तो आगे की जितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो सारे टॉपिक्स हमारे सामने क्लियर होते चले जाएंगे, उनके कंसेप्ट्स हमें समझ में आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में नियोप्लेजिया को जितना सिंप्लीफाई हो सके हम उसको कर सकें और जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे सामने आ जाएं। तो इसीलिए ये वीडियो इंट्रोडक्शन है बेसिकली नियोप्लेजिया का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नियोप्लेजिया क्या है? नियोप्लेजिया जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? देखिए, जो नियोप्लेजिया का जो वर्ड है इसका बेसिकली मतलब है न्यू ग्रोथ। इसका जो मतलब है वो है न्यू ग्रोथ, क्योंकि न्यू न्यू मीन्स न्यू, न्यू एंड प्लेजिया मीन्स ग्रोथ। तो डेफिनेटली अगर ये न्यू ग्रोथ है तो ऐसी न्यू ग्रोथ के बॉडी डजेंट वांट इट, बॉडी डजेंट लाइक इट, बॉडी को ये पसंद नहीं है, बॉडी को इस ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है और बॉडी जो है वो इससे नाशना है, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती ग्रोथ क्या है, कंपैटिबल नहीं है बॉडी के साथ। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर न्यू कह रहे हैं और बॉडी एक्चुअली वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस ग्रोथ। सो न्यूप्लेजिया मीन्स न्यू ग्रोथ। और एक और टर्म हम यहाँ पर समझ लें जो कि इम्पॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में, और वो दूसरा वर्ड है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। अब ये ऑन्कोलॉजी क्या है? सिंपली ऑन्कोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। यस, ऑन्कोलॉजी का मतलब है ट्यूमर्स के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। अब ट्यूमर्स को डेफिनेटली आगे हम जाके उसको डिस्क्राइब भी करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि ट्यूमर्स कितनी किस्म के होते हैं, टाइप्स क्या है। लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ ये समझें कि यहाँ पर कि जो ट्यूमर्स की बारे में पढ़ना है, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स है, उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सो न्यूप्लेजिया मीन्स न्यू ग्रोथ एंड ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। अब न्यूप्लेजिया की जो डेफिनेशन है उसे याद करना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 पॉइंट्स में न्यूप्लेजिया की डेफिनेशन को समझेंगे और वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। न्यूप्लेजिया की डेफिनेशन को समझने के लिए 4 पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है और अगर ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए तो पूरे आपको न्यूप्लेजिया का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने के वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन हमें समझनी है 4 पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट ये है कि न्यूप्लेजिया इज़ एबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू, या फिर हम इसे एबनॉर्मल टिश्यू मास। मैंने कहा था कि न्यूप्लेजिया का मतलब है न्यू ग्रोथ, तो ऐसी न्यू ग्रोथ तो जो एबनॉर्मल है। सो डेफिनेटली कोई टिश्यू ही होगा, किसी टिश्यू का मास होगा, लेकिन वो है एबनॉर्मल। तो पहली बात तो बड़ी आसान हो गई कि एबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू या एबनॉर्मल टिश्यू मास। अब जो सेकंड पॉइंट है समझने का वो ये है कि अनकोऑर्डिनेशन विद द नॉर्मल टिश्यू। अनकोऑर्डिनेशन विद नॉर्मल टिश्यू। क्या मतलब कि जिस तरह हमारा नॉर्मल टिश्यू ग्रो हो रहा होता है, जिस तरह नॉर्मल टिश्यू फंक्शन कर रहा होता है, उससे इसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, कोई उससे उसका रिलेशन नहीं होता। ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है और इसे किसी स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होती फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट और टोटली अनकोऑर्डिनेटेड विद द नॉर्मल टिश्यू। इसका ताल्लुक़ भले ही नॉर्मल टिश्यू से डिराइव ही क्यों ना हुआ हो, भले ही कोई स्टोमक के टिश्यू का ट्यूमर हो, लंग का ट्यूमर हो, प्रोस्टेट का ट्यूमर हो, किसी भी टिश्यू से ट्यूमर डिराइव हुआ हो, लेकिन उसका जो नॉर्मल टिश्यू से जो रिलेशन है वो कोई नहीं होता। तो देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन विद द नॉर्मल टिश्यू। तो न्यूप्लेजिया का दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो समझने का यह है कि इट इज़ अनकोऑर्डिनेटेड विद द नॉर्मल टिश्यू। बहुत आसान हो गया। जो तीसरा पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि इंक्रीज ग्रोथ देन नॉर्मल टिश्यू। N means normal and T tissue. So increase growth than the normal tissue. जो नॉर्मल टिश्यू जिस तरह ग्रो कर रहा होता है ये उस तरह ग्रो नहीं करता, बल्कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है।
नॉर्मल टिश्यू से। नॉर्मल टिश्यू ग्रो होगा, सेल्स बनेंगे, सेल टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू एक लिमिट में आके उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन इसकी ग्रोथ नॉर्मल टिश्यू से बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान भी मर जाता है। सो दिस वाज दी थर्ड पॉइंट कि इंक्रीज ग्रोथ दैन द नॉर्मल टिश्यू। चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है समझने का, देखिए आप देख रहे होंगे कितना आसान हमने कर दिया डेफिनेशन को और आपके एकदम कंसेप्ट्स बन रहे होंगे कि न्यूप्लेजिया से मुराद क्या होती है हमारी। चौथा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इंक्रीज ग्रोथ आफ्टर स्टिमुलाई स्टॉप्ड। क्या मतलब कि जो स्टिमुलाई, डेफिनेटली कोई भी ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, कोई भी सेल्स ग्रो करते हैं, टिश्यू बनता है तो किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से ही बनते हैं ना। अब नॉर्मल टिश्यू जो होता है वो ग्रो करके जो स्टिमुलस होता है वो उसे ग्रो करवा रहा होता है, जब तक सिग्नल्स मिल रहे होते हैं स्टिमुलस के तब तक वो नॉर्मल टिश्यू ग्रो करता है। लेकिन जो एब नॉर्मल टिश्यू है, जो हमारा न्यूप्लेजिया है, जो ट्यूमर है, चाहे वो बेनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी हत्ता कि हालांकि स्टिमुलस जो है वो स्टॉप ही क्यों ना हो जाए। स्टिमुलाई के सिग्नल्स रुक चुके हैं, कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ट्यूमर का जो मास है, जो उसके सेल्स हैं, वो ग्रो करते रहेंगे। सो ये चौथा बेसिकली पॉइंट था समझने के लिए कि व्हाट इज़ न्यूप्लेजिया और व्हाट इज़ अ ट्यूमर। सो न्यूप्लेजिया की ये छोटी सी डेफिनेशन हमने याद की है कि इट इज़ एन एबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू और एबनॉर्मल टिश्यू मास विच इज़ अनकोऑर्डिनेटेड विद द नॉर्मल टिश्यू and increase growth than the normal tissue. With increased growth even the stimuli is stopped or after the stimuli is stopped. सो ये 4 पॉइंट्स है जो कि हमें जहन में रखने हैं और ये सिर्फ आपने मेमोराइज़ नहीं किया बल्कि आपने समझ भी लिया कि इनका बेसिकली कंसेप्ट क्या है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ न्यूप्लेजिया। अब आगे चलते हैं न्यूप्लेजिया के नॉमेनक्लेचर की तरफ कि हम किस तरीके से किसी भी ट्यूमर को क्लासीफाई करते हैं कि ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है और उनके नाम क्या होते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात हमें ये याद रखनी है कि जितने भी ट्यूमर्स हैं उनको हम दो बेसिकली सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्यूमर्स में आप ये समझ लें कि दो किस्म के सेल्स होते हैं, या इसके जो बनाने वाले होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो है पैरेनकाइमा और दूसरा है स्ट्रोमा। जिस तरह हर टिश्यू में पैरेनकाइमा भी होती है, स्ट्रोमा भी होता है, तो यहाँ पर भी जितने भी ट्यूमर्स हैं उसमें पैरेनकाइमा भी होगी और स्ट्रोमा भी होगा। पैरेनकाइमा क्या है? पैरेनकाइमा इज़ अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द ट्यूमर। जो फंक्शनल पार्ट है ट्यूमर का, जो एक्चुअल पार्ट है, जो कि डिराइव हुआ है नॉर्मल टिश्यू से, क्योंकि पैरेनकाइमा डिसाइड करेगी कि ट्यूमर कहाँ से आया है, इसकी ओरिजिन क्या है। ये प्रोस्टेट का ट्यूमर है, ये लंग का ट्यूमर है, ये स्टोमक का ट्यूमर है, ये बोन का ट्यूमर है, ये ब्रेन का ट्यूमर है कहाँ का। तो जब उसकी पैरेनकाइमा को हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये ट्यूमर कहाँ से इसकी डेरिवेशन हुई है, कहाँ से ड्राइव हुआ है। और स्ट्रोमा तो सब जगह सेम ही होता है। और स्ट्रोमा बेसिकली जिस तरह पैरेनकाइमा की हमने बात की कि ये फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल टिश्यू है, तो स्ट्रोमा इज़ बेसिकली सपोर्टिंग टिश्यू। यस, स्ट्रोमा इज़ अ सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्ट करता है ये पैरेनकाइमा को। और स्ट्रोमा में क्या क्या हो सकता है सपोर्ट के लिए? डेफिनेटली यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी, उसमें न्यूट्रिशन होंगे जो कि सपोर्ट करेंगे पैरेनकाइमा को ताकि पैरेनकाइमा ग्रो करे। और स्ट्रोमा के अंदर मैक्रोफेजेस होंगे, फेगोसाइट्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगी। तो स्ट्रोमा इज़ अ सपोर्टिंग टिश्यू एंड पैरेनकाइमा इज़ अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द ट्यूमर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रोमा जो है वो स्कैंटी होता है, यानी स्ट्रोमा बहुत थोड़ा होता है जो कि सपोर्ट कर सके पैरेनकाइमा को, इतना सफिशेंट नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि पैरेनकाइमा थोड़ी सी सेक्रीफाइस करती है और पैरेनकाइमा बेसिकली स्टिमुलेट करती है फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रोमा। यानी पैरेनकाइमा जो है वो थोड़ा सा एफर्ट करके स्ट्रोमा को बनाती है, कुछ स्टिमुलस इसके अंदर से निकलते हैं जो कि स्ट्रोमा की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसा ट्यूमर जब बन जाए तो उसको हम कहते हैं डेस्मोप्लेजिया। बहुत आसान हो गया। वो ट्यूमर जिनमें पैरेनकाइमा स्टिमुलेट करे स्ट्रोमल टिश्यू को बनाने में, उसकी हेल्प करे, तो ऐसे ट्यूमर्स को हम कहते हैं डेस्मोप्लेजिया। ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं डेस्मोप्लेजिया। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ। इसलिए नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर
अब नॉमेनक्लेचर में हमें डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के ट्यूमर हैं, एक है बिनाइन और एक है मैलिग्नेंट। अब इनके नाम याद करने का क्या एक कोई आसान तरीका होगा जिसके ज़रिए से हम इनके नेम्स को रिकग्नाइज़ कर सकें और ये पता लगा सकें, कोई भी ट्यूमर हमारे सामने आए, कोई BCQ आ जाए कि भाई डैश इज़, ये ट्यूमर जो है ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह हमने इनको क्लासिफाई किया है और किस तरीके से हम इनके नेम्स के ज़रिए से पता लगा सकते हैं कि ये इसकी ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ टिश्यू क्या है। तो सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर्स की तरफ आते हैं। तो देखिए, बिनाइन ट्यूमर में हमारे पास एक बहुत ही आसान सा फिनोमेना है। जिन ट्यूमर्स के लास्ट में सफिक्स हम कहते हैं उसमें ओमा अगर आ जाए, ओमा, OMA ओमा अगर आ जाए तो वो हमेशा हमेशा एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस के साथ वो बिनाइन होते हैं, ठीक है ना। अगर ओमा किसी के लास्ट में आ जाए किसी ट्यूमर के, तो वो हमेशा विथ सम एक्सेप्शंस वो हमेशा बिनाइन होंगे। वो कौन सी एक्सेप्शंस है वो जब हम मैलिग्नेंट की बात करेंगे तब हम बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ओमा अगर आ जाए किसी वर्ड के लास्ट में तो वो बिनाइन ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइब्रोमा है हमारे पास, ठीक है, फाइब्रोमा है या फिर कॉन्ड्रोमा है, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं ना, फाइब्रोमा, कॉन्ड्रोमा, ये सारे जो है वो बिनाइन हैं। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिन वर्ड्स के लास्ट में ओमा आ गया तो वो बिनाइन होंगे। अब कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल से डिराइव होते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल से डिराइव होते हैं। अब जो ट्यूमर एपिथेलियल सेल से डिराइव हों तो उन ट्यूमर्स को हम कहते हैं एडिनोमा। पेपिलोमा किसे कहते हैं? देखिए, पेपिलोमा यकीनन एपिथेलियल सेल से आए हैं ट्यूमर, लेकिन पेपिलोमा हम उन एपिथेलियल सेल से डिराइव हुए ट्यूमर को बोलेंगे जिनमें फिंगर लाइक या फिर वार्टी प्रोजेक्शंस हों। तो जिनमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हों उसे हम कहेंगे पेपिलोमा। यकीनन वो एपिथेलियल सेल से डिराइव ज़रूर हुए होंगे, लेकिन उनकी जो शेप होगी, जो उनकी मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होगी, वो इस तरह होगी। जब उनको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो इस तरीके से नज़र आएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी उनकी, तो उसे हम कहेंगे पेपिलोमा। और कुछ एपिथेलियल सेल से ट्यूमर वो अराइज होते हैं जिनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होती बल्कि सिस्ट बन जाती हैं, तो उन्हें हम कहेंगे सिस्ट एडिनोमा। सिस्ट एडिनोमा। एडिनोमा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दी एपिथेलियल सेल्स। सो पेपिलोमा, सिस्ट एडिनोमा। और थर्ड टाइप के कुछ ट्यूमर वो भी होते हैं जिनमें दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही होती हैं, यानी उनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोट्रूड कर रही होती हैं सिस्टिक स्पेसेस में। तो ऐसे ट्यूमर जिनमें पेपिलोमा की खसूसियात भी हों और सिस्ट भी बन रही हों तो उन्हें हम कहते हैं पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा। ज़ाहिर दोनों इसमें आ गई ना, यानी पेपिला भी बन रहे हैं, पेपिलोमा भी बन रहे हैं और सिस्ट भी बन रही हैं, तो हम उन्हें कहते हैं पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा। अच्छा जी, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल से डिराइव होते हैं लेकिन वो अबव द म्यूकोज़ा होते हैं, अबव म्यूकोज़ा। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ ट्यूमर्स हैं जो कि स्टोमक की लाइनिंग के अबव उसकी म्यूकोज़ा के ऊपर निकल रहे हैं, या फिर इंटेस्टीन में है, इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा से अबव उनकी प्रोजेक्शंस हो रही हैं, तो ऐसे ट्यूमर को हम कहते हैं पॉलिप। बड़ा ही कॉमन वर्ड है, आपने यकीनन सुना होगा, इंटेस्टाइनल पॉलिप होते हैं और लार्ज इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन में। तो ये वो प्रोजेक्शंस होती हैं फिंगर लाइक, यकीनन फिंगर लाइक होती हैं, पेपिलोमा की तरह होती हैं, लेकिन ये अबव द म्यूकोजल सरफेस, अबव द म्यूकोजल सरफेस, जो टॉप सरफेस है म्यूकोज़ा उसके अबव प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे ट्यूमर्स को हम कहते हैं पॉलिप, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे GIT के अंदर इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन में ये पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर था, इंट्रोडक्शन था बिनाइन ट्यूमर्स का। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी मैलिग्नेंट ट्यूमर, कि मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम किस तरह से हम इनको डिफ़ाइन करेंगे और इनका किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर बाय लुकिंग इट्स नेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
वो ट्यूमर जो कि मेसेनकाइमल टिश्यू से डिराइव हों, वो ट्यूमर जिनकी डेरिवेशन हो मेसेनकाइमल टिश्यू से, मेसेनकाइम से डिराइव हों, तो ऐसे ट्यूमर्स को हम लास्ट में उनके लगाते हैं हमेशा सारकोमा। सारकोमा, वहाँ पर सिर्फ ओमा था, यहाँ पर सारकोमा आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल लियोमायोसारकोमा, लाइपोसारकोमा। तो ये सारे ट्यूमर्स मेसेनकाइम से डिराइव हुए हैं। और वो ट्यूमर जो कि मेसेनकाइम यकीनन सपोर्टिंग टिश्यू है, और वो ट्यूमर जो कि मेसेनकाइम से डिराइव नहीं हुए बल्कि एपिथेलियम से डिराइव हुए हैं, एपिथेलियम से डिराइव हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? एपिथेलियम से जो कि डिराइव होंगे उन्हें हम कहेंगे कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा भी उनकी एक टाइप नहीं होती कि सारे जो एपिथेलियल से डिराइव होंगे सबको हम सिर्फ कार्सिनोमा ही कहेंगे, बल्कि कुछ ऐसे होंगे कार्सिनोमा जो कि हम उन्हें कहते हैं स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा। फॉर एग्ज़ाम्पल एसोफिगस है, तो एसोफिगस में स्क्वाइमस सेल्स ही मौजूद हैं। तो ऐसे ट्यूमर्स जो कि स्क्वाइमस सेल से डिराइव हुए हों, यकीनन एपिथेलियम है, स्क्वाइमस सेल एपिथेलियम आपने पढ़ा होगा, तो उन कैंसर्स को हम कहते हैं, उन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम कहते हैं स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एपिथेलियम से अराइज होते हैं और उन्हें हम कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा। ये भी यकीनन जो है वो एपिथेलियम से डिराइव हुए हैं, लेकिन ये एडिनो का वर्ड बता रहा है कि ये इनकी जो ओरिजिन है ये बेसिकली ग्लैंडुलर ओरिजिन है, ग्लैंड्स बना रहे हैं ये, या ग्लैंड से डिराइव हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा की भी दो टाइप्स हो गई, आपको मिलेंगी ये जब आप आगे पढ़ेंगे हम इस कैंसर्स के बारे में, तो वहाँ पर एसोफिगस की कैंसर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा भी मिलेगा और एडिनो कार्सिनोमा भी मिलेगा। इस तरह ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, वहाँ पर भी आपको स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा भी मिलेगा और एडिनो कार्सिनोमा भी मिलेगा, और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, हमने बात की थी कि जिन ट्यूमर्स के लास्ट में ओमा आ रहा हो उनको हम हमेशा क्या कहते हैं? बिनाइन ट्यूमर। लेकिन मैंने कहा था विद फ्यू एक्सेप्शंस। अब वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं? इसको हम ब्लैक में लिखते हैं। एक्सेप्शंस कौन सी हैं तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, लेकिन लास्ट में ना सारकोमा आता है ना कार्सिनोमा आता है, बल्कि लास्ट में क्या आता है? ओमा आता है। अब वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं जी? वो एक्सेप्शंस, पहली एक्सेप्शन है लिम्फोमा है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, लेकिन लास्ट में कार्सिनोमा या सारकोमा नहीं आता बल्कि सिर्फ ओमा आता है, तो लिम्फोमा इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। और सेकंड है मेलानोमा। मेलानोमा अगेन ओमा लास्ट में आ रहा है और ये भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर नहीं है। और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये बेसिकली स्किन का ट्यूमर है, इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन, मेलेनोसाइट से ड्राइव हुआ है, तो इसलिए हम मेलानोमा कह रहे हैं। थर्ड एग्जांपल है सेमिनोमा भी टेस्टिक्युलर ट्यूमर है, टेस्टिस का ट्यूमर है, लेकिन मैलिग्नेंट है, बिनाइन नहीं है। और फोर्थ हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं मेज़ोथेलियल सेल्स का ट्यूमर है मेज़ोथेलियोमा, लेकिन मैलिग्नेंट है। तो ये इसका थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर था कि बेसिकली व्हाट इज़ न्यूप्लेजिया एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑन्कोलॉजी, व्हाट डज़ न्यूप्लेजिया मीन्स एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द न्यूप्लेजिया जो हमने यहाँ डिस्कस की। और फिर हमने ट्यूमर्स की दो सेल्स को हमने समझा कि पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, स्ट्रोमा क्या करता है, डेज़ोप्लेजिया के टर्म को हमने समझा। फिर हमने थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर इसका बताया आपको कि नॉमेनक्लेचर इसको हम किस तरह इसको हम जो है वो समझ सकते हैं। इनके नाम्स को देख के, नाम्स हमारे सामने आ जाएँ, कोई BCQ आ जाए तो कैसे पता लगेगा कौन सा बेनाइन है कौन सा मैलिग्नेंट है। ग्लैंडुलर ओरिजिन से जो जिनकी ओरिजिन है उन्हें हम क्या कहेंगे, एपिथेलियम से जिनकी ओरिजिन है उन्हें हम क्या कहेंगे, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सिस्ट एडिनोमा, सिस्ट से ड्राइव हुए हुए हैं, सिस्ट बन जाती हैं, पेपलरी सिस्ट एडिनोमा, पॉलिप क्या है। और फिर हमने मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में समझा कि जो मेसेनकाइम से निकल रहे हैं वो सारकोमा, एपिथेलियम से कार्सिनोमा, उसकी दो टाइप्स है, स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा। और फिर हमने वो ट्यूमर्स
उनके बारे में हमने पढ़ा थोड़ा सा कि जो कि लास्ट में ओमा आता है, लेकिन वो बिनाइन ट्यूमर नहीं है बल्कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था न्यूप्लेजिया का, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह बात करेंगे फ़र्दर न्यूप्लेजिया के जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के, किस तरह हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अस्सलामु अलैकुम।